तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे और आपने कल का लेक्चर एंजॉय किया होगा। और आज का हमारा जो लेक्चर है उसको हम जितना कल पढ़े थे उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का हम शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं और रसायन शास्त्र के कुछ जो हिस्ट्री थी उसके बारे में। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने बताया था जो केमिस्ट्री है वो विश्व के कीमिया शब्द से मिलकर बनी है और कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। उसके बाद हमने बताया था कि केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, तो जो केमिस्ट्री के फादर थे उनका नाम था लेवोसियर या लेवोजियर। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि 1774 में जोसेफ प्रिस्टले नाम के एक रसायनविद थे, उन्होंने लैब में ऑक्सीजन की खोज किया, ऑक्सीजन का आविष्कार किया। ऐसा नहीं है कि पहले ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये चीजें जो है हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर मैंने पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के बारे में बताया था कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें आयतन होता है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। उसके बाद पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की कुछ विशेषताएं थी। तो विशेषताओं में मैंने बताया था कि पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और ये बात कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है इसकी सबसे पहले पुष्टि एक भारतीय दार्शनिक है जिसका नाम था ऋषि कणाद। तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की जो पदार्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और फिर जो ये पदार्थ के कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन सारे पदार्थों के जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, मतलब कि हर पदार्थ का एक अपना अलग सूक्ष्म कण होता है। उसके बाद मैंने पदार्थ का वर्गीकरण किया था। तो पदार्थ का वर्गीकरण सबसे पहले हम भौतिक आधार पर करेंगे, उसके बाद रासायनिक आधार। तो भौतिक आधार पर जब हम उसको वर्गीकरण करते हैं तो हमारा जो भौतिक आधार पर पदार्थ होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला है आपका ठोस, दूसरा है द्रव, ठोस बोले तो सॉलिड, और वहीं पे अगर हम द्रव की बात करें तो लिक्विड, और गैस की बात करें तो गैसियस, और प्लाज्मा की बात करें तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और ठोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो है आपको जो है 5 तरह के पदार्थ देखने को मिलते हैं भौतिक आधार पर। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो पदार्थ की ठोस अवस्था होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं, और जो पदार्थ की ठोस अवस्था होती है उसकी परिभाषा क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये ठोस है या द्रव है या गैस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की जो अवस्था होती है, यानी कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले जो ठोस पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं उनकी जो सजावट होती है या फिर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, मतलब कि अगर ऐसे रखे हुए हैं तो सब एक जैसे बढ़िया से क्रमबद्ध तरीके से जो सजावट हुई रहती है। और साथ में जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी आकृति तथा आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, ये मैंने डस्टर लिया। डस्टर कैसा है, ठोस है। मार्कर कैसा है, ये ठोस है। हमारा सर कैसा है, ये ठोस है। तो इस डस्टर को हम क्या क्या करेंगे, जहां पे भी रखेंगे वो अपने उसी शेप में बना रहेगा। जब तक इसके हम क्या करेंगे, दाब और ताप में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वो अपनी स्थिति में हमेशा बना रहेगा। यानी कि इसका जो आयतन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों चीजें कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, बदलेगी नहीं। और इसकी जो आकृति है वो भी वैसी ही रहेगी। और इसमें हाँ आगे फिर हम बात करते हैं कि ठोस पदार्थ जो होता है उसमें अंतरा आणविक जो स्थान होता है बहुत कम होता है, और जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत अधिक होता है। क्योंकि देखो जैसे मान लो कि सपोज करो चुंबक है, चुंबक एक दूसरे को कब खींचते हैं, जब उसको पास पास ले आते हैं तब खींचते हैं, लेकिन अगर हम दूर कर देते हैं तो उनके बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वीक हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका जो अंतरा आणविक पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो खाली स्थान होता है वो ना के बराबर होता है। अब चूंकि जब खाली स्थान नहीं रहेगा तो कैसा होगा, मतलब कि जब दूरी नहीं रहेगी तो पकड़ मजबूत बनी रहेगी। तो इसलिए फिर क्या होगा, इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो प्रबल होता है, मतलब कि कमजोर नहीं होता। बॉन्डिंग होती है, जो पकड़ होती है वो बहुत मजबूत तरीके से होती है। वहीं पर अगर हम बात करें ठोस पदार्थ, तो जो ठोस पदार्थ होते हैं यदि बाहरी बल ना लगाया जाए तो इनके आकार एवं आयतन में परिवर्तन लगभग ना के बराबर होता है। अगर इस फोन को हमने क्या किया, ऐसे जेब में डाल लिया तो इसका ऐसा नहीं कि जेब में डालने से इसके आकार में परिवर्तन होगा। जब तक इसको हथौड़े से पूछेंगे नहीं, ईंटे से पूछेंगे नहीं, उठा के पटक नहीं देंगे, तब तक क्या होगा, इसमें बाहरी बल नहीं लगेगा। और जब तक हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक इसमें जो परिवर्तन होगा वो ना के बराबर होगा।
ठोस पदार्थ पर दाब का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोस पदार्थ पर क्या होता है, दाब का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एक लोहा है, लोहे की छड़ है, या फिर अगर हम बात करें तो अगर उसको हम चारों तरफ से प्रेस करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो संपीड्य है, वो क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है, असंपीड्य होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे वही कह रहा है कि जो ठोस पदार्थ होता है उसमें दाब का भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत तो उसमें वेरिएशन आएगा लेकिन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठोस पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट को जिसको बोलते हैं क्वथनांक या द्रवणांक बोलते हैं, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं पिघलना वाला जो पॉइंट उसको मेल्टिंग बोलते हैं, द्रवणांक, ठीक है। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक होता है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और जो डेंसिटी होती है वो द्रव तथा गैसीय पदार्थों की अपेक्षा उच्च होती है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का होता है, उसके बाद लिक्विड का, फिर गैस का। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर गैस का होता है। डेंसिटी की बात करें सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आगे हम बताएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और डेंसिटी क्या होता है। इन चीजों के बारे में हम आपको अभी आगे हम बताएंगे, इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद ठोस पदार्थों में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, अत्यधिक होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थों में फ्लो की भी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं इस डस्टर को हम क्या करें ऐसे पटक के बहने लगेगा, नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो अत्यंत मजबूत होता है, प्रबल होता है, जिसके कारण ये काफी हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, और ठोस पदार्थ जो होते हैं इनमें फ्लो की भी टेंडेंसी नहीं पाई जाती। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये है कि आज आपका जो टाइम वेस्ट होता था लिखने में वो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं। फिर अब देखिए ठोस पदार्थ में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ना के बराबर होने के कारण इसमें दाब लगाकर कंप्रेस नहीं किया सकता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ये ठोस के कण है ये एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आप बोतल में ढेर सारी कांच की गोलियां भर के उसको बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, वो जो कांच की गोलियां हैं वो क्या है, इसके छोटे छोटे जो अत्यंत सूक्ष्म कण है वो है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको जब दबाएंगे तो दबेगा नहीं। वही कह रहा है कि जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है, इसलिए जो ठोस होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी कि संपीड्य नहीं होते, उनको दबाया नहीं जा सकता है। ठोस पदार्थों में कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता, यानी कि जो दबाने की क्षमता होती है, मतलब कि दबाने पे दबते नहीं, तो जो दबाने पे दबने का गुण होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें नगण्य पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती है। सामान्य ताप पर ठोस पदार्थ ना तो गैस की तरह डिफ्यूज होते हैं और ना ही द्रव की तरह इवोपरेट होते हैं, मतलब कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको हम रखते हैं तो ना तो ये गैस की तरह डिफ्यूज होते हैं, मतलब फैलने लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ना ही ये द्रव की तरह वाष्प बन के उड़ते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थों को गर्म करने पर या उष्मा देने पर उसमें एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है तथा ठंडा करने पर इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए रोटी बनाने वाला चमचा, वो क्या होता है, ठोस होता है। उसको हम जब बार बार बर्नर के ऊपर लेके जाते हैं या फिर चूल्हे में रखते हैं तो ऐसा नहीं कि वो बार बार क्या होता है, पिघल के फैल जाता है, या फिर हम उसको फ्रिज में डाल दें तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स थे, जो इंटरमोलिकुलर जो इंटरमोलिक्यूल्स थे वो पहले से एक दूसरे से चिपके हुए थे, तो इसलिए उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता। एक्सपेंशन कब होता है, जब हम heat उसको देते हैं तब एक्सपेंशन होता है, और जब हम उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और क्योंकि ये ठोस है इसलिए इसमें ये दोनों नहीं होता है। फिर अब हम ठोस पदार्थ के प्रकार की बात करते हैं। ठोस पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक यानी कि जो रियल में ठोस होते हैं, जो जो वास्तविक ठोस होते हैं उन्हीं को
क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हीं को वास्तविक ठोस कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस पदार्थ है। इसमें रवादार ठोस पदार्थ भी कहते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको रवादार ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इस ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, यानी कि अणु और परमाणु की बात कर रहे हैं, कण जो होते हैं अणु और परमाणु, वो नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं तथा निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ऐसा नहीं कि किसी भी शेप में उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं, नहीं, एक पहले से निश्चित पूर्व निर्धारित व्यवस्था होती है, उसी के आधार पर वो सुसज्जित रहते हैं, उनकी एक ज्यामितीय होती है, तो जो उनका एक ज्यामितीय स्ट्रक्चर होता है उसी के आधार पर वो एक दूसरे पे फिक्स रहते हैं। इसलिए जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, उनकी आकृति निश्चित होती है। ठोस पदार्थ के आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत न्यून प्रभाव पड़ता है तथा इसके निश्चित द्रवणांक होते हैं। द्रवणांक मतलब ये बताया था ना कि मेल्टिंग पॉइंट, उसका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, पहले से प्री डिसाइडेड मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर ये लोहे का है तो ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या 800 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका फिक्स होगा उसी सेंटीग्रेड पे वो पिघलना शुरू होगा। उसके पहले अगर हम न्यूनतम तापमान देते हैं तो उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना तो पिघलेगा और ना हम उसका तापमान घटाएंगे तो ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि संकुचित होगा। फिर यह ठोस पदार्थ सम असमदैशिक यानी कि एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात इसके भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो असमदैशिक होते हैं, हर दिशा में उसके जो गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के उदाहरण की बात करें तो चीनी हो गया, लवण हो गया और लोहा हो गया, ये सब क्रिस्टलीय ठोस। फिर आगे हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में अगर हम बात करें तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो बोलते हैं अमार्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस या फिर अति शीतित द्रव कहा जाता है, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। इस ठोस के जो कण होते हैं यानी कि अणु परमाणु होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। जैसे रबड़ को ले लेते हैं, रबड़ तो ठोस देखने में दिखता है लेकिन क्या होता है वो नियमित रूप में उसके कण व्यवस्थित नहीं होते और इनकी जो आकृति निश्चित आकृति नहीं होती। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इस ठोस पदार्थ में कम दृढ़ता पाई जाती है, मतलब कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें रिजिडिटी कम पाई जाती है तथा इस पर अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो आसानी से विकृत हो जाता है। जैसे हम रबड़ लेते हैं, रबड़ को हम क्या करते हैं दबाते हैं तो क्या होता है वो आसानी से उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। इन्हें गर्म करने पर मुलायम हो जाता है तथा धीरे धीरे फ्लो करने लगते हैं। देखा होगा रबड़ को, या फिर जो पॉलिश चावल की मशीन में लगा होता है रबड़ वाला, उसको हम जब क्या करते हैं गर्म करते हैं तो वो पिघलने लगता है, या फिर हम टेढ़ा करते हैं तो टेढ़ा हो जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ समदैशिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, सारी दिशाओं में एक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण अगर बात करें तो कांच हो गया, रबड़ हो गया, ये सब चीजें क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच को हम गर्म करते हैं थोड़ा सा तो देखा होगा आपने वो बहने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पदार्थ की द्रव अवस्था, जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है। द्रव का अंतरण आणविक बल ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है, यही कारण है कि ये आसानी से बहने लगते हैं। द्रव पदार्थ में अंतरण आणविक बल, अंतरण आणविक स्थान जो होता है ठोस पदार्थ से अत्यधिक होता है। जो आपका ये लिक्विड होता है इसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है या इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, तो स्पेस की बात करें तो द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो ठोस की अपेक्षा कम होता है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स तो ठोस की अपेक्षा इसमें कम होता है, और अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर स्पेस की तो ठोस की अपेक्षा इसमें अधिक होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम बात करें अंतरण आणविक बल की, ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड हो गया। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें अंतरण आणविक स्थान की तो ये क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, जो द्रव पदार्थ है उसका आयतन निश्चित होता है। अगर ये आधा लीटर पानी है और अगर इसको उठा के कढ़ाई में डाल दें तो क्या होगा, ये आधा का लीटर
आधा ही रहेगा, ठीक है, आधा लीटर जो पानी है आधा ही रहेगा। और लेकिन इसकी जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है। मतलब अगर इस बोतल से उठा के हम पानी को कढ़ाई में डालेंगे तो ये कढ़ाई का जो आकार होगा उसको धारण कर लेगा, यानी कि पात्र के अनुसार इसका जो इसकी जो आकृति होती है वो बदलती रहती है, ठीक है। द्रव पदार्थ का घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक ठोस पदार्थों की तुलना में कम होते हैं। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले घनत्व की बात कर रहे हैं, तो घनत्व बोले तो डेंसिटी, उसके बाद फिर किसकी बात कर रहा है, द्रवणांक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, फिर क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब लिक्विड में कम होते हैं, लिक्विड में कम होता है लेकिन सॉलिड में अधिक होता है। मतलब कि अगर हम लिक्विड को थोड़ा सा लेते हैं तो उसका वजन ज्यादा मतलब कम रहेगा, लेकिन सॉलिड को भी अगर थोड़ा सा लेते हैं तो उसका वजन ज्यादा रहेगा। उसका कारण क्या है, मान लीजिए हमने क्या किया, इतने एरिया में लिक्विड भरा और इतने ही एरिया में मैंने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिक्विड ले लिया, यहाँ पे सॉलिड ले लिया, तो चूंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में ऐसे एकदम से एक दूसरे में एकदम गुथे हुए हैं, लेकिन अगर हम लिक्विड को लेते हैं तो इसमें क्या होता है, दूर दूर होता है। यही कारण है कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, लेकिन जो लिक्विड होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट इसका द्रवणांक जो होता है द्रव का कम होता है, लेकिन सॉलिड का अधिक होता है। सॉलिड जो होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वथनांक की बात करें, उबलना इसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका जो द्रव है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और जो सॉलिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अत्यधिक होता है, ठीक है। द्रव पदार्थ में ठोस पदार्थ की तरह संपीडनता का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन द्रव में अंतरा आणविक स्थान ठोस से ज्यादा होने का या कुछ संपीडित होता है। अब देखो इस बोतल में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पानी भर लेता हूँ, लेकिन जब भी मैं इसको दबाऊंगा तो ये दबेगा। उसका कारण क्या है कि इनके जो पार्टिकल्स है स्थान थोड़ा ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा, और यही कारण है कि ये थोड़ा सा प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। और बाकी वैसे इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी का गुण नहीं, संपीडनता का गुण नहीं पाया जाता। द्रव पदार्थों में अंतरा आणविक बल कम होने के कारण इसमें फ्लो की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे तरल पदार्थ कहते हैं। द्रव एक तरल पदार्थ है, ठीक है, द्रव एक तरल पदार्थ है। तो यहाँ पे कह रहा है क्योंकि इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कम लगता है। जो आपका लिक्विड है इनके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, दूर दूर होने के कारण इसमें क्या होता है, जो एक कण से दूसरे कण के बीच में जो अंतरा आणविक बल लग रहा है वो कमजोर होता है, और इसी अंतरा आणविक बल के कमजोर होने के कारण जो द्रव होता है उसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ऐसे पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसे तरल पदार्थ कहा जाता है। द्रव एक तरल पदार्थ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह से प्रत्येक ताप पर वाष्पन होते रहता है। जब हम क्या, जैसे मान लो एक पात्र है इसमें ऐसे रखा हुआ है, तो इसका जो सबसे ऊपरी लेयर होगा उस पर वाष्पन होता रहता है। कहाँ पे, प्रत्येक ताप पर वाष्पन होते रहता है। उसके बाद फिर उसके नीचे वाला, कुछ दिन ऐसे पानी भर के रख दो, पानी खत्म हो जाएगा। क्या, कैसे खत्म, क्योंकि इसके हर एक सतह पे, प्रत्येक सतह पे वाष्पन होता रहता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, ठीक है। द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के द्रव आपस में घुल मिल जाते हैं, तो एक दूसरे का घुल मिल जाना विसरण कहलाता है। तो यहाँ पे जो द्रव होते हैं उनमें विसरण का गुण पाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। उम्मीद करेंगे आप लोग को दिख रहा होगा, और वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, एटलीस्ट शेयर भी करिए, और कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई है क्वालिटी में। क्वालिटी मतलब कि जो इसमें डिस्प्ले दिख रहा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पदार्थ की गैसीय अवस्था। तो पदार्थ जो गैस होते हैं उसमें अंतरा आणविक बल अत्यंत कम पाया जाता है। और कम क्यों पाया जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सॉलिड लिया, यहाँ पे मैंने लिक्विड लिया,
यहाँ पे मैंने गैस लिया। सॉलिड में ये एक दूसरे से एकदम गहनता से इसमें गुथे हुए रहेंगे। लिक्विड में थोड़ा सा दूर पाया जाएगा लिक्विड में, लेकिन गैस की बात करें तो गैस में ये जो है अत्यंत अत्यंत दूरी पर पाया जाएगा। और चूंकि जब देखो ये एक दूसरे से सटे हुए तो इसमें अंतरा आणविक बल यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स मजबूती से लगेगा। ये जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा थोड़ा दूर है तो इनमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा वो कम लगेगा, लेकिन इसमें बहुत ही दूरी पर है तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ना के बराबर लगता है। तो इसमें जो अंतराणविक स्थान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, गैसों का तो ना तो निश्चित आकृति होती है ना ही निश्चित आयतन होता है। परफ्यूम आप मारते हैं तो क्या होता है, एक बार प्रेस करते हैं पूरे कमरे में उसकी महक फैल जाती है। कैसे फैली? अगरबत्ती को आप एक कोने में जलाते हैं पूरे कमरे में फैल जाती है। कैसे फैली? क्यों? क्योंकि जो गैस होती है उसका तो ना तो निश्चित आकृति होती है ना निश्चित आयतन होता है। वो जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी का आयतन ग्रहण कर लेते हैं तथा उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। अगर इसमें हम क्या करें, इसमें हवा भर दें तो ये पूरे बोतल को ऑक्यूपाइड कर लेगी, पूरे बोतल के स्थान को घेर देगी। गैसों का घनत्व द्रवणांक तथा क्वथनांक ठोस एवं द्रव पदार्थों से काफी कम होता है। जैसे मैंने पहले बताया डेंसिटी होती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो कुछ भी होता है वो सब ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी कम होता है। उसके बाद फिर आगे बात करें तो गैसों में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे जो खाली स्थान होता है कणों के बीच में काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण गैसों में संपीड्यता का गुण पाया जाता है। यानी कि गैस जो होती है उसको हम प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं। ठीक है, गैसीय पदार्थ को गर्म तथा ठंडा करने पर क्रमशः प्रसार तथा संकुचन बहुत ज्यादा होता है। अब ये क्यों होता है उसको मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ठीक, उसके बाद ये देखो ये गैस है, इनके पार्टिकल्स दूर दूर है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि पदार्थ का गुण क्या होता है, जब उसको उष्मा देते हैं तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वो भागने लगते हैं। अब जब वो भागेंगे तो उनमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। वहीं पे कह रहा है कि जब पदार्थों को हम गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है। प्रसार क्यों होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो भागते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम उनको ठंडा करेंगे, जब ठंडा करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी और इसीलिए वो क्या होंगे, संकुचित हो जाएंगे, मतलब पास पास आना शुरू कर देंगे। घनत्व में अंतर रहते हुए विभिन्न गैसों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। गैसों में पाई जाने वाली इस प्रवृत्ति को विसरण कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम दो तरह के गैसों को एक सिलेंडर में भर देते हैं तो वो एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका देखो मिश्रण का गुण पाया जाता है, लेकिन उनकी जो डेंसिटी वो अलग अलग है, लेकिन फिर एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। गैस को जिस बंद बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के सभी दीवारों पर गैसों द्वारा दाब आरोपित किया जाता है। सिलेंडर जो खाना बनाने वाला होता है एलपीजी का, तो उस सिलेंडर की जितनी भी दिशा में दीवारें हैं सब में क्या होता है, एक जैसा सब में दाब आरोपित होता है। वही कह रहा है कि जिस बर्तन उसकी प्रत्येक दीवार पर जो गैस होती है वो दाब आरोपित करती है, यानी कि दाब लगाती है। चलिए अब हम पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको मैंने नाम दिया था प्लाज्मा। इसका नाम दिया था प्लाज्मा। जो पदार्थ की चौथी अवस्था है उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था का जो गुण होता है, पदार्थ की मुख्य तीन अवस्था ठोस द्रव तथा गैस से बिल्कुल भिन्न होता है। ये होता क्या है, प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ होता है वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, मतलब कि हाई टेम्परेचर वाले होते हैं, उनका तापमान अत्यधिक होता है। और इस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं, इनके जो कण होते हैं हाईली क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और अति एक्साइटेड यानी उत्तेजित होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की अवस्था प्लाज्मा अवस्था। सूर्य और तार देखा होगा उसमें जैसे सूर्य को थोड़ा करीब से देखो लगता है उसमें लपटें निकल रही है, लेकिन लपट नहीं होती, वो ऐसा मतलब होता है कि ना तो गैस होता है ना तो लिक्विड होता है, लेकिन वो आयनीकृत होता है। उसमें हाईली मतलब हाईली एनर्जेटिक होते हैं वो और काफी एक्साइटेड होते हैं। और सूर्य तथा तारे जो होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। हमारे ब्रह्मांड का 96% 96.6% क्या है, प्लाज्मा ही। हमारे ब्रह्मांड का 96% प्लाज्मा ही है। सूर्य तारे आपको देखते सब प्लाज्मा ही। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। पदार्थ के गैसीय अवस्था के समान ही प्लाज्मा अवस्था का कोई निश्चित आकार तथा आयतन, यानी कि जो पदार्थ होती है, पदार्थ का जो गैसीय अवस्था है जैसे उसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, ठीक उसी प्रकार जो प्लाज्मा होती है
प्लाज्मा का भी कोई भी निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। प्लाज्मा अवस्था की अगर हम पहचान की बात करें तो सर्वप्रथम विलियम क्रूक्स ने 1879 में किया था। इन्होंने इसका नाम रखा था चमकता हुआ पदार्थ। जो प्लाज्मा है इसकी खोज 1879 विलियम क्रूक्स ने किया था और इसका नाम रखा चमकता हुआ पदार्थ। आगे चलते हैं अब पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसका नाम दिया गया था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तो पदार्थ की पांचवी अवस्था उसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और इस अवस्था का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था और साथ में इसके बाद आइंस्टीन ने भी इस अवस्था का पूर्वानुमान लगाया। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? सत्येंद्रनाथ बोस जो कि आपके इंडियन साइंटिस्ट भारतीय वैज्ञानिक है। इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया। उसके बाद में आइंस्टीन ने भी इसके पूर्वानुमान लगाया। इस अवस्था की प्राप्ति तब होती है जब किसी धातु को परम शून्य ताप, परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन। परम शून्य ताप बराबर 0 केल्विन तक ठंडा करते हैं तो हमको क्या होता है? हमको पदार्थ की पांचवी अवस्था की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में सभी कण आपस में मिलकर एक हो जाते हैं जिसे सुपर एटम कहा जाता है। मतलब कि जैसे मान लो घर में 10 लोग हैं और इतनी ठंडी कर दी जाए कि सारे लोग इकट्ठा चिपक जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस कंडेंसेट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम तीन प्रकार के पदार्थ दिए, ठीक है, तीन ठोस द्रव गैस, तो उन्हीं तीनों प्रकार के पदार्थों से दो अवस्थाएं और मिलती है। पहली अवस्था मैंने बताया प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो अत्यधिक हीट देने पे प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। वहीं पे अगर हम पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो जो उन तीनों पदार्थ की अवस्थाएं हैं ठोस द्रव गैस उनको जब हम क्या करते हैं परम शून्य ताप पर ठंडा कर देते हैं तो हमको पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए पदार्थ के मुख्य तीन अवस्थाओं के एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। ये परिवर्तन निम्न तरह से, सपोज करो ठोस है, ठोस को मैंने क्या किया? गर्म कर दिया और ठोस को जैसे गर्म किया ये क्या होगा? एक स्टेट के बाद द्रव अवस्था में आ जाएगा और कुछ समय के बाद और उसको एनर्जी देते जाए और उसको हीट देते जाए तो वो गैसीय अवस्था में आ जाएगा। ये तो क्या था? ये गर्म करने से हो रहा था। इसके विपरीत अगर हम गैस को ठंडा कर दें, गैस को हम ठंडा करेंगे तो वो द्रव अवस्था में आएगी और द्रव को और ठंडा कर दें तो वो ठोस अवस्था में। आपने देखा होगा मॉस होता है वो गर्मियों के दिनों में हम बोतल में क्या करते हैं? पानी भर के रख देते हैं बाहर, अंदर बोतल के पानी भरा है और आपने देखा होगा बोतल के बाहर जो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, पानी की बूंदें आ जाती है। वो कहाँ से आती है? वो जो वायु जलवाष्प है वो इससे टकराती है। अंदर का जो तापमान है पानी का वो कम है, इससे जलवाष्प से इस पे टकराती है तो वो क्या हो जाती है? संघनित होकर इस पे चिपक जाती है। ठीक है, तो ठंडा करेंगे तो द्रव, और द्रव को और जब ठंडा करेंगे तो वो ठोस है। पानी को हम फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है और बर्फ हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट है। गर्म करने का अर्थ है पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करना तथा ठंडा करने का अर्थ है पदार्थ की उसकी ऊर्जा को कम करना। सिंपल सी बात है, अगर किसी पदार्थ को गर्म कर लें मतलब कि उसकी ऊष्मा को बढ़ाना, लेकिन ठंडा कर रहे हैं तो उसकी ऊष्मा को यानी कि जो ऊष्मा ऊर्जा होती है उसको कम कर देना। ठीक है, पदार्थ को गर्म करने की अपेक्षा ठंडा करना ज्यादा कठिन तथा खर्चीला होता है। किसी पदार्थ को आप गर्म कर रहे हैं तो गर्म करना आसान होता है, लेकिन किसी पदार्थ को अगर आप ठंडा कर दें तो ठंडा करना काफी क्या होता है? कठिन होता है और खर्चीला भी होता है। फिर गैसीय अवस्था को गर्म करते रहने पर प्लाज्मा अवस्था की प्राप्ति होती है। मतलब जो गैसीय अवस्था है उसको आप गर्म करते रहो, गर्म करते रहो। किसी आप सॉलिड को गर्म करेंगे द्रव बनेगा, द्रव को और गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। हम गैस को और गर्म कर गैस को और गर्म कर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पदार्थ को ना तो नष्ट किया है ना तो उत्पन्न किया है, यानी कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाएगा। अब चूंकि क्या था? सॉलिड था, सॉलिड को मैंने गर्म किया, लिक्विड हुआ, लिक्विड को गर्म किया तो गैस हुआ। अब गैस को और गर्म करके ऐसा नहीं वो खत्म हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा, किसी और रूप में जाएगा ना, तो वो किस में जाएगा? वो आपका जाएगा प्लाज्मा स्टेट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठोस अवस्था को ठंडा करते रहने पर क्या होगा? पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की प्राप्ति होगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको प्लाज्मा प्राप्त करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त करना होगा पदार्थ की पांचवी अवस्था तो किसी भी सॉलिड को हमको और ठंडा करना पड़ेगा। परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर जब लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
कह रहा है कि पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में संबंधित परिभाषिक शब्द मेल्टिंग पॉइंट, मैंने बताया था कि यदि हम आपको मेल्टिंग पॉइंट एक द्रवणांक के बारे में बताएंगे, ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिणत होते हैं यानी कि बदल जाते हैं, ठोस पदार्थ जिस तापमान पर, यानी कि तापमान क्या है, तापमान एक नंबर होता है ना, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन या जो कुछ भी है आप उसमें जो भी यूनिट में कर रहे हैं, तो ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस ताप को ठोस का मेल्टिंग पॉइंट या द्रवणांक कहते हैं। ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना गलना कहलाता है और इसको गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक भी कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गलनांक है, ठीक है। हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, जिस ताप पर द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को द्रव पदार्थ का क्या कहते हैं, जमनांक या हिमांक कहते हैं। द्रव पदार्थ का ठोस अवस्था में आना जमना कहलाता है। मतलब कि अगर हम पानी लेते हैं तो पानी को हम क्या करेंगे, ठंडा करना शुरू करेंगे, तो किसी एक ऐसे ताप पे ये पानी क्या होगा, बर्फ बन जाएगा, यानी कि जो द्रव था वो कैसा हो गया, सॉलिड बन गया। तो इस उस तापमान को हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे या फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट आता है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस ताप पर द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्वथनांक की बात करें, उबलना, उबलना क्या होता है, तो जिस ताप पर जो द्रव पदार्थ होता है वो गैसीय अवस्था में परिणत होते हैं या बदलना शुरू होते हैं। जैसे मान लो ये पानी है, इसको मैंने गर्म किया, तो जब हम गर्म करेंगे तो एक तापमान ऐसा आएगा जिसमें क्या होता है, पहला बुलबुला फूटेगा, पहला बुलबुला उठेगा, मतलब कि जिसमें वो क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। और उस ताप को द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। द्रव पदार्थ के गैसीय अवस्था में आना क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। संघनन बिंदु यानी कंडेंसेट पॉइंट, जिस ताप पर गैसीय पदार्थ क्या होता है, लिक्विड में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है जिस ताप से, उस तापमान को हम कहते हैं गैस का संघनन बिंदु। और गैस पदार्थ का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। किसी एक पदार्थ का हिमांक तथा गलनांक एक ही ताप बिंदु होते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक तथा गलनांक एक ही ताप बिंदु होता है, उस ताप बिंदु पर ठोस तथा द्रव परस्पर तापीय साम्य पर होते हैं, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहा है कि किसी एक पदार्थ का एक हम लेते हैं कोई पदार्थ और उसका फ्रीजिंग पॉइंट तथा गलनांक यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट एक ही ताप बिंदु होते हैं, और इस ताप बिंदु पर ठोस तथा द्रव परस्पर तापीय साम्य यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम पर होते हैं। किसी एक पदार्थ का क्वथनांक तथा संघनन बिंदु एक ही ताप बिंदु होते हैं तथा इस ताप बिंदु पर द्रव तथा गैस तापीय साम्य में होते हैं। आगे चलते हैं। अब पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, जो पदार्थ है उसका रासायनिक वर्गीकरण क्या है। अब रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ पढ़ाया जाएगा। शुद्ध में आपको तत्व और यौगिक रखा जाएगा, अशुद्ध में आपको मिश्रण पढ़ाया जाएगा। मिश्रण को 2 प्रकार के, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार का पढ़ लेते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व तथा यौगिक को शुद्ध पदार्थ, मैंने बताया ना, तत्व तथा यौगिक को शुद्ध पदार्थ, वही मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ की संज्ञा दी गई है। देखो अगर हम लेते हैं पदार्थ, ठीक है, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक हो गया शुद्ध, दूसरा हो गया अशुद्ध। इसको हम कहेंगे प्योर, इसका नाम दिया गया है इम्प्योर, ठीक है। फिर इसको 2 प्रकार में, एक हो गया आपका एलिमेंट, दूसरा हो गया आपका कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको मिश्रण पढ़ना है। मिश्रण को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है, एक हो गया आपका समांगी, दूसरा हो गया आपका विषमांगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि प्रकृति का मूल पदार्थ तत्व है, यौगिक तथा मिश्रण का निर्माण तत्वों के द्वारा ही होता है। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज अगर बनी है तो वो किससे मिलकर बनी है, वो तत्व से मिलकर बनी है, चाहे वो यौगिक हो या
मिश्रण है। लेकिन जो तत्व होते हैं वो अपने आप में एक यूनिक चीजों से मिलकर बने होते हैं। चलिए अब उसके बारे में हम बात करते हैं, एलिमेंट्स के बारे में। तत्व जो होते हैं वो उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो तत्व जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मतलब काटा तो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, लोहा ले लिया तो लोहे में हमने क्या किया, कुछ और निकाला, कुछ और निकाला। वो जो लोहा होगा अपने आप में यूनिक होगा, एक ही प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो यही कह रहा है कि जो तत्व होते हैं उनको भौतिक तथा रासायनिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और ना ही इसे बनाया जा सकता। जो तत्व होते हैं वो प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। उनको भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा ना तो अलग किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता है। वो एक ही प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। देखो, तत्व एक प्रकार के सूक्ष्म कणों से यानी कि परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज की गई है। एक तत्व का गुण दूसरे तत्व के गुणों से भिन्न होता है, यानी कि एक एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होंगी दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं खाएंगी, वो भिन्न होंगी। तत्वों को रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। तत्व साधारण ताप एवं दाब पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो तत्व होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में आपको मिलेंगे, ठोस, द्रव और गैस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम तत्व का उदाहरण है तो ऑक्सीजन हो गई, सोना हो गया, पारा हो गया, लोहा हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, ये तत्वों के आपके उदाहरण है। तत्व को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम तत्व को दो भागों में बांटते हैं, एक को धातु कहते हैं, दूसरे को अधातु। धातु बोले तो मेटल, अधातु बोले तो नॉन मेटल। धातु जो होते हैं वो प्रायः ठोस होते हैं, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है तथा उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि कंडक्टर होते हैं। जो धातुएं होती है उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाएगी। वो कैसी होती है, वो धातु जो होती है प्रायः ठोस होती है, उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और उष्मा यानी कि हीट तथा इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ये कठोर होती है। जो धातुएं होती हैं यानी कि मेटल्स होते हैं वो कठोर होते हैं तथा इनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। मेलेबिलिटी और टेनासिटी का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता। जब हम किसी लोहे को पीटते हैं तो क्या होता है, लोहा क्या है, धातु है, वो चद्दर की तरह फैल जाता है। किसी भी धातु को हम पीटेंगे तो चद्दर की तरह फैल जाएगी। आपने देखा होगा जो लॉकेट बनता है वो छोटा सा टुकड़ा होता है सोने का, उसको पीट पीट के चादर के रूप में बना के उस पर डिजाइन बनाई जाती है। तो ये क्या होता है, ये मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो धातुओं में पाई जाती है। टेनेसिटी यानी कि तन्यता का गुण पाया जाता है। अगर हम किसी भी धातु को खींचेंगे तो वो तार के रूप में खींच जाती है, तो उसी को टेनेसिटी कहा गया है। और अब तक 80% तत्वों में ज्यादातर धातु ही है, ठीक है। अब तक ज्ञात तत्वों में 80% से ज्यादा धातुएं हैं, बाकी जो 20% है उसमें अधातुएं आपको देखने को मिलती है। नॉन मेटल की बात करें तो जिसको अधातु बोलते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु के समान गुण नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। अधिकांश जो अधातुएं होती हैं गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कुछ अधातु ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु वो क्या होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं, भंगुर होते हैं। अधातु उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। जो अधातु होती है उसमें अगर हम यहाँ पे हीट देते हैं तो ऐसा नहीं दूसरे कोने पे चली जाएगी, इसी कोने पे रहेगी, मतलब कि वो उष्मा के क्या है, कुचालक है। और अगर हम इस सिरे पे करंट छुआते हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरे सिरे पे हमको करंट लगेगा। ये क्या है, ये इंसुलेटर है, यानी कि कुचालक है किसकी, विद्युत। इसमें धातुओं की तरह विशेष चमक नहीं पाई जाती है। ये आघातवर्ध तथा तन्य नहीं होते हैं। अधातुओं की कुल संख्या कितनी है, 22, ठीक है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, फ्लोरीन अधातु है, गैस वो अलग की चीज है। लेकिन यहाँ पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं किसका, तत्वों का। चूंकि ये तत्व है और तत्व में क्या है, ये अधातु है। फ्लोरीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है, ये अधातु है। अगर उपधातु की बात करें यानी कि मेटलाइट, ऐसे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं या दोनों प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं, उनको हम मेटलाइट या उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मिथ हो गया, ये सब क्या है, ये सब अधातु है। अब हम कंपाउंड की बात करते हैं, यौगिक। यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर होता है। और ये जो तत्व होते हैं ये एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी भी अनुपात में मिला दें तो हमको यौगिक देखने को मिल गया। जैसे यहाँ पे H2O, ठीक है, तो H2O यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें जल की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यौगिक जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से हमको प्राप्त होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, ठीक है। यौगिक के जो
एलिमेंट्स होते हैं उनके गुण अलग होते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो तीसरा हमको यौगिक मिलता है जिन तत्वों से मिलकर यौगिक बना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो वो दोनों अलग अलग तत्व, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों के जो गुण है अभिक्रिया से पहले अलग अलग, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो हमको एक तीसरा गुण देखने को मिलता है। वही कह रहा है यौगिक के निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं से के बाद होता है यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं उन तत्वों के गुण यौगिक में नहीं पाए जाते, मतलब उसमें एक तीसरा गुण देखने को मिलेगा। उसके बाद यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया, जब तक इनको हम रासायनिक प्रोसेस से फॉलो नहीं करवाएंगे तब तक ये क्या होंगे, इनको अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि जो इनके मूल तत्व होते हैं उनको भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, परंतु यौगिक के अवयवी तत्वों को रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। आगे कह रहा है यौगिक के अवयवी तत्व भार के दृष्टिकोण से एक निश्चित अनुपात में, भार के दृष्टिकोण से एक, अगर यहाँ पे हम बात करें कि 2:16, 1:8, यहाँ पे 1:8, देखो हाइड्रोजन का अगर हम परमाणु भार लें क्योंकि तो 2 है, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन का 16, तो 1:8। जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में नहीं मिलेंगे तब तक हमको पानी यानी जल की प्राप्ति, H2O की प्राप्ति नहीं हो सकती। यौगिक के अवयवी तत्व, हाँ ठीक है, यौगिकों का द्रव्यमान और क्वथनांक निश्चित होते हैं। जो यौगिक होते हैं उनका जो द्रव्यमान, द्रव्यणांक हो गए, और क्वथनांक निश्चित होता है। यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु कहलाते हैं। जो यौगिक के सूक्ष्मतम कण होते हैं वो अणु कहलाते हैं, और अणु का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के तत्व सूक्ष्मतम कण परमाणु के मिलने से होता है, ठीक है। तो जो परमाणु होते हैं, तत्वों के जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, तो यहाँ पे ये जल बना, ये जल का क्या है, एक अणु है ना, यहाँ पे ये क्या है, ये जल का एक अणु है, ठीक है। तो तत्वों के जो सूक्ष्मतम कण यानी कि जो परमाणु होते हैं वो मिलकर यौगिक के अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर यौगिक को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यौगिक ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी। तो ये क्या है, ये द्रव है ना, H2O, अभी यहाँ पे द्रव है, इसको हम सॉलिड भी बना सकते हैं, इसको हम गैस भी बना सकते हैं। तो यही कह रहा है कि जो यौगिक होता है तीनों प्रारूप में आपको देखने को मिलते हैं। फिर यौगिक के उदाहरण देखो, जल क्या है, जल आपका चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, ठोस है। अमोनिया गैस NH3 तथा चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों, ये आपका चूना पत्थर सॉलिड है, वहीं पे अमोनिया गैस गैस रूप में मिलेगी। तत्वों की तरह यौगिकों की संख्या सीमित नहीं है, यौगिक असंख्य रूप में हमारे प्रकृति में मौजूद है तथा तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराकर हमें इसको बना सकते हैं। देखो जो तत्व हैं उनकी संख्या सीमित है, लेकिन वही कह रहा है कि तत्वों की तरह यौगिकों की संख्या सीमित नहीं है, इनकी संख्या असंख्य है, मतलब कि हम दो तत्वों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर एक दूसरा यौगिक बना सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जो यौगिक होते हैं उनकी संख्या अनिश्चित है। और तो आज हमने काफी चीजों को पढ़ा। अब इसके बाद हम यौगिक के बाद फिर हम पढ़ेंगे आगे के कल के वीडियो में मिश्रण में आपको पढ़ना है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इन चीजों को पढ़ना है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस हमें लग रहा है कि हो गया है, लगभग 40 मिनट के समथिंग का वीडियो हो गया। और मैंने कहा था कि 40-42 मिनट से ज़्यादा का काफ़ी लंबा हो जाता है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने नोट्स बनाया कि नहीं बनाया। और साथ में चैनल पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की ढेर सारी हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू एंड लव यू ऑल।